यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के इतिहास के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत विजय। यानी कि भारत में जो ब्रिटिशों का साम्राज्य का विस्तार है वो किसके तहत हुआ, किन नीतियों का प्रयोग किया गया और कौन से कालक्रम में कौन कौन से राज्यों को गुलाम बनाया गया, इसकी आज हम संपूर्ण विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और यह टॉपिक आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि ना ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट बल्कि आने वाले जितने भी एग्जाम है, वीडियो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सब में ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कि वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और कोई भी आपकी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर करें। देखेंगे आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत विजय के बारे में। अब ब्रिटिश भारत विजय के बारे में पहले कुछ चीजों को समझते हैं कि जब भारत में अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने एक बात का अध्ययन किया कि जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, यानी कि मुगल सत्ता जब कमजोर हो रही थी तो छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे शासकों का उदय हो रहा था और ये लोग आपस में अक्सर लड़ते थे। और एक चीज उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो दिल्ली, जहाँ पे केंद्रीय सत्ता थी, जो मुगल साम्राज्य पूरे भारत को नियंत्रण करता था, इससे जो दूर दराज के क्षेत्र थे वो अक्सर दूरी की वजह से इनके नियंत्रण से बाहर होते थे। तो उन्होंने अपना जो है राजनीतिक विस्तार जो है प्रारंभ किया बंगाल से। बंगाल से राजनीतिक प्रारंभ करने का कारण ये था कि बंगाल जो है संसाधनों से परिपूर्ण था। ये आज का वो बंगाल नहीं जो भारत का पश्चिम बंगाल आप देख रहे, नहीं नहीं नहीं, बंगाल मतलब बांग्लादेश प्लस बंगाल जो मिलाकर पूरा क्षेत्र बनता था उसको बंगाल कहते थे। अब बंगाल में क्या है आपको पता है कि वहाँ पे वन है, सुंदरवन है, आप लोग वहाँ देखे हैं, सुंदरवन है, वहाँ पे संसाधन है, वहाँ पे हर प्रकार के समृद्ध राज्य था और बंगाल पूरे भारत का सबसे समृद्ध राज्य था। तो वो वहाँ पे इसलिए अपना डेरा डाले क्योंकि वो दिल्ली से काफी दूर था। वहाँ पे केंद्रीय सत्ता की पकड़ कमजोर थी और वहाँ के जो शासक थे वो लोभी थे, लालची थे, इसलिए वहाँ पे वो राजनीतिक विस्तार करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे पहले कुछ बंगाल के बारे में समझेंगे। यह 18वीं सदी का भारत का सबसे समृद्ध राज्य था। यहाँ पे सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का व्यापार पूरे विश्व में किया जाता था। साथ में यह पूरे भारत, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया का जितना व्यापार होता था उसमें से 60% व्यापार जो है इसी बंगाल, अकेले बंगाल से संचालित होता है। अब देखेंगे बंगाल में जो था वो सिराजुद्दौला का शासन था। सिराजुद्दौला जो क्या करते हैं उनको सिराजुद्दौला वहां पे फोर्ट विलियम के में किलेबंदी का कड़ा विरोध करते हैं। यानी कि जो फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है उसमें जब ये किलेबंदी करते हैं अंग्रेज तो उसका वो कड़ा विरोध करते हैं। और साथ में जो इनको हमने आपको पहले बताया था कि मुगल सरकार के द्वारा, यानी कि मुगल के द्वारा इनको शाही फरमान फरुखसियर के द्वारा शाही फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत ये पूरे भारत में जो है निःशुल्क जो है व्यापार करते थे, टैक्स फ्री था इनके लिए। तो उस टैक्स फ्री जो दत्तक था, जो परमिट था, उसका ये दुरुपयोग करते थे। जो अंग्रेज थे उसका दुरुपयोग करते थे, उसकी कालाबाजारी करते थे उसी के माध्यम से। तो उसको रोकने के लिए जो है सिराजुद्दौला में अंग्रेजों में संघर्ष हुआ और जब सिराजुद्दौला उनके किले पे आक्रमण किए तो वहां पे एक कमरे में 146 अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया और इसकी छोटी कोठरी बंद कर दिया तो 146 में से मात्र 2 या 3 जिंदा बचे थे, बाकी सब लोग मर गए थे। इस घटना को क्या कहा जाता था? ब्लैक होल त्रासदी। यानी कि एक कमरे में सिराजुद्दौला के द्वारा लगभग 146 अंग्रेजों को बंद करके मार देना एक ब्लैक होल की घटना दिखाता है। ठीक है, ये अक्सर प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लैक होल त्रासदी क्या है, तो अक्सर लोग इसे भूगोल का प्रश्न सोच लेते हैं, अरे भैया वो तारा वाला ब्लैक होल पूछ रहा है। लेकिन नहीं, ब्लैक होल बंगाल का एक त्रासदी था जिसमें सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद करके मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, इन लोगों में संघर्ष होता है। जब ब्लैक होल की घटना घट जाती है तो जो अंग्रेज है वो है सिराजुद्दौला को मारने का प्रयास करते हैं, युद्ध करने की नीति अपनाते हैं। तो जब युद्ध इनके बीच में निश्चित होता है तो युद्ध निश्चित होता है 23 जून 1757। अब इसमें देखिए क्या होता है कि एक तरफ सिराजुद्दौला होता है,
और इनका सेनापति मीर जाफर होता है। कौन होता है? मीर जाफर इनका सेनापति होता है। दूसरी तरफ कौन होता है? दूसरी तरफ ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश की सेना होती है और इनका जो सेनापति होता है वो क्लाइव होता है, क्लाइव। अब देखिए अंग्रेज तो वैसे भी काफी षड्यंत्रकारी थे, छली थे, लोभी थे। तो अब देखिए ये युद्ध ये फेयर नहीं हुआ। यहाँ पे क्या किया, ये जो क्लाइव था, क्या हुआ, ये जो क्लाइव सेनापति था वो किससे कॉन्टेक्ट किया? वो मीर जाफर से कॉन्टेक्ट किया और ऑफर क्या किया, दिया कि देखो भैया सिराजुद्दौला राजा है, अगर तुम इसको हरवा दो या तुम इसको मरवा दो तो हम तुमको राजा बना देंगे, हम तुमको नवाब बना देंगे। तो भैया जब 23 जून 1757 को वहां के युद्ध क्षेत्र में दोनों सेना जब आमने सामने हुआ तो सिराजुद्दौला ने जब नारा लगाया कि चलो भैया अब युद्ध लड़ो, तो जो मीर जाफर जो है सभी सेनाओं को रोक लिया। अब अंततः क्या हुआ कि मीर जाफर के द्वारा जो है सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया गया, पूरी सेना को रोक दिया गया और उसका अंततः परिणाम क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। और जब सिराजुद्दौला को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा तो मीर जाफर के पुत्र ने धोखे से पकड़कर इसकी हत्या कर दिया, धोखे से पकड़कर इसको हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद जो है कौन राजा बनता है? मीर जाफर बनता है। तो देखिए भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसको अंग्रेज बिना लड़े जीत गए थे, अब वही आजकल हमारे भारत में भी हो रहा है। इसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। और इसी को कहते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध एक ऐसा था 1757 में लड़ा गया था जिसको अंग्रेज बिना लड़े जीत गए थे। अब देखिए अब उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हो गया कि भैया जो मीर जाफर था, जो मीर जाफर था, मीर जाफर ये कठपुतली नवाब बन गया। कठपुतली यानी कि देखिए भैया ये अपनी योग्यता से तो बना नहीं था भैया, ये तो एक तरीके से अंग्रेजों के सहयोग से बना था, छल करके षड्यंत्र करके बना था। तो इस पर नियंत्रण किसका हो गया? अंग्रेजों का। ये कठपुतली नवाब हो गया। अब ये जो कठपुतली नवाब अंग्रेज मीर जाफर था वो अक्सर जो है इनको बड़े बड़े उपहार देता था, ज्यादा पैसे देता था। तो उसके बाद क्या हुआ, हुआ ये भैया कि मीर जाफर ने ये सोचा कि जैसे हम अंग्रेजों को टैक्स में छूट दे रहे हैं वैसे ही हम भारतीयों को क्यों छूट दें। तो जैसे ही भारतीयों को टैक्स में छूट दिया मीर जाफर के द्वारा, वैसे भारत के व्यापारी जो है थोड़े से ऊंचे हो गए और अंग्रेजों को प्रतिद्वंदी बने, उनको चुनौती देने लगे। तो जिससे नाराज होकर भैया मीर जाफर को पद से हटा दिया गया। मीर जाफर को पद से हटा दिया गया। अब क्या किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर का एक सेनापति था मीर कासिम। किसको बनाया गया भैया? मीर कासिम। मीर कासिम को बनाया गया। जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तब क्या हुआ भैया, तब इसको मीर जाफर को हटा दिया गया और भैया कठपुतली बन के काम करने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम तो राजा बन गया। ये देखिए मीर कासिम जो है नवाब बन गया, मीर कासिम नवाब बन गया। अब मीर कासिम क्या है, अंग्रेजों की मांग से बड़ा परेशान हो गया था, अंग्रेजों की मांग से बड़ा परेशान हो गया था। और जब अंग्रेजों की मांग से परेशान हो गया था तो यह भी भैया भारतीयों को टैक्स में छूट देने लगा, भारतीयों को टैक्स में छूट देने लगा। और उसने यह नहीं किया कि भारतीयों को टैक्स में छूट दिया, उसने सीधा कह दिया कि बंगाल में व्यापार मुक्त है, कोई भी आकर मुक्त व्यापार करो, किसी को भी कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे देखिए लाभ क्या हुआ, उससे ना सिर्फ भारतीयों को लाभ हुआ बल्कि जो इनके पहले यूरोपी थे यानी पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी सबको लाभ होने लगा। तो भैया पहले तो अंग्रेज भारतीय सिर्फ उनके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब क्या पूरा यूरोपी प्रतिद्वंदी बन गया। तो जिससे नाराज होकर मीर कासिम और अंग्रेजों में फिर से भैया एक संघर्ष की नींव पड़ गई, मीर कासिम और अंग्रेज में। अब क्या हो गया भैया, अब मीर कासिम अब ये अंग्रेज गए किसके पास? मीर जाफर के पास। वही मीर जाफर जिसको जो है अंग्रेज नवाब बनाकर हटा दिए, मीर जाफर के पास गए। तो अंग्रेज ने कहा नवाब बनोगे? तो मीर जाफर ने कहा कि भैया आप तो हमको पद से हटा दिए थे।
तो अंग्रेज ने कहा ठीक है, हम तुमको नवाब बना रहे हैं, तुम हमारा ध्यान रखना, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जैसे ही भैया ये मीर जाफर नवाब बना, ये मीर कासिम को गुस्सा आ गया कि भैया ये कौन सी मजाक है, हमको कभी तुम नवाब बना रहे हो कभी हटा रहे हो। तो ये मीर कासिम चला गया किसके पास, चला गया भैया वो मराठों के पास सहायता लेने के लिए। और कहाँ चला गया, अवध के नवाब के पास चला गया सहायता लेने के लिए, मतलब इधर उधर भागता रहा सबसे सहायता लेने के लिए। अब ये भैया यहाँ पे मीर जाफर जो है अंग्रेजों की तरफ से फेवर में हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है, 1764 में क्या होता है, 1764 में होता है भैया बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन था, मीर जाफर था, मीर जाफर, दूसरी तरफ और कौन था, और क्लाइव था। क्लाइव मतलब कौन, ब्रिटिश, ब्रिटिश थे। और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे, ठीक है। और उसके बाद मीर कासिम था। ये लोग युद्ध करते हैं। अब ये युद्ध जब होता है तो स्वाभाविक है कि भैया जहां पे क्लाइव षड्यंत्रकारी रहेगा, ब्रिटिश की इतनी सेना रहेगी और मीर जाफर रहेगा, वो टिकेंगे, तुरंत हार गए। जब हार गए तो हुआ इलाहाबाद की संधि, और जब इलाहाबाद की संधि हुआ तो मीर जाफर की तब तक मृत्यु हो चुकी थी, और ये मृत्यु कोई हत्या नहीं थी, ये सामान्य मौत से अपने मर गए थे। अब देखिए जब इलाहाबाद की संधि होता है, इलाहाबाद की संधि होता है, इलाहाबाद की जब संधि होता है तो इलाहाबाद की संधि में कौन कौन सा हस्ताक्षर करते हैं, शाह आलम द्वितीय सम्राट यानी कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और कौन हस्ताक्षर करता है, सिराजुद्दौला, कौन, अवध का नवाब। देखिए शाह आलम द्वितीय इन्होंने भैया सपोर्ट किया था किसका, मीर कासिम का, और अवध के नवाब का सपोर्ट किया था। तो इनको भैया क्या कहा गया, इनको दे दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिया गया, और सिराजुद्दौला के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद जो है इनसे इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया गया, ठीक है। तो ये इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ। और जब इलाहाबाद की संधि हो गया तब यहाँ पे लगा द्वैध शासन। क्या लगा, द्वैध शासन लगा। अब देखिए द्वैध शासन का मतलब क्या था, देखिए जरा ध्यान दीजिए। द्वैध शासन का मतलब, द्वैध शासन पहले क्या होता है, देखिए प्रांत का जो मुखिया होता है, जो राजा होता है, ठीक है, जो प्रांत का मुखिया होता है उसको नवाब कहते हैं। नवाब अपने अंदर 2 अधिकारी नियुक्त करता है, एक सूबेदार और एक दीवान। अब देखिए इन दोनों का मतलब समझ जाइए। दीवान का काम क्या होता है, टैक्स यानी लगान की वसूली करना, ठीक है। सूबेदार का काम क्या होता है भैया, प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। अब देखिए ये दोनों कौन करता है, नवाब के अंतर्गत होता है। लेकिन जब द्वैध शासन बंगाल में लगा तो टैक्स वसूलने का काम किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। टैक्स वसूलने का काम अंग्रेजों के पास चला गया, और सूबेदार का काम, प्रशासनिक काम, न्याय करने का काम किसके पास आ गया, नवाब के पास आ गया। अब देखिए नवाब, अंग्रेजों ने यह कहा कि देखो भैया नवाब, तुम हमारा लगान वसूलने का काम करते रहो, तुम्हारे राज्य की सुरक्षा, तुम्हारे पद की सुरक्षा, तुम्हारे महल की सुरक्षा कौन करेगा, अंग्रेज करेगा। तो जब राजा को उसके पद से खोने की डर खत्म हो जाएगा तब वो विलासी हो जाएगा। तो जो बंगाल के जो नवाब थे वो विलासी हो गए, जनता से कोई मतलब नहीं, और उसमें द्वैध शासन में अंधाधुंध लूटी गई, अंधाधुंध लूटा गया, बंगाल को एकदम कंगाल कर दिया गया। और उसका परिणाम यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि 1770 में भारत में एक अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, और सिर्फ बंगाल में, सोचिए अनुमान आप लगाइए, बंगाल में 1 करोड़ लोग जो है भूखे मर गए, इतना बड़ा अकाल पड़ा। और वो कब की बात किया जा रहा है, 1770 में। अब उस अनुमान से अगर आप वर्तमान के बंगाल की आप तुलना करेंगे तो न्यूनतम जो है 10 करोड़, न्यूनतम 10 करोड़ लोग इसके अनुमान में आप लगाएंगे तो 10 करोड़ लोग भूखे मर गए थे। यह आज तक के विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा ये भीषण जो है अकाल है, ठीक है। तो इतना स्तर पे अंग्रेज जो है भारत को सिर्फ एक राज्य से लूटे थे, बंगाल से,
उसके बाद देखेंगे मैसूर का अधिग्रहण, देखेंगे हैदर अली के बारे में समझेंगे। हैदर अली 1761 में जो है मैसूर की सत्ता पर बैठता है, मैसूर की सत्ता पर बैठता है और यह आधुनिक शस्त्रागार बनाता है, अपनी पश्चिमी सभ्यता के अनुसार सेना बनाता है और इसकी बढ़ती राजनीतिक वर्चस्व को देखकर मराठा और अंग्रेज दोनों विचलित हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या है, एक बार क्या होता है भैया, अंग्रेज जो है मिलकर त्रिपक्षीय गठन बनाते हैं। त्रिपक्षीय गठन का मतलब समझ जाइए, त्रिपक्षी में कौन है, हैदराबाद के नवाब, मराठा और अंग्रेज, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है मैसूर के कौन, हैदर अली। अब देखो भैया ये त्रिपक्षी गठन बनकर इनसे लड़ने जाता है, लेकिन मैसूर का जो राजा हैदर अली था वो काफी जो है बुद्धिमान था, कूटनीतिक था। इसने अपने कूटनीति से क्या किया भैया, हैदराबाद के नवाब को और मराठा को अपने तरफ मिला लिया। लो भैया हो गया खेला, अब तक अंग्रेज खेला करते थे, अब ये खेला करने लगा, ठीक है, खेला कर दिया। अब यहाँ पे जो भैया अंग्रेज जो है ये भैया अकेले पड़ गया। जब अकेले पड़ गया तो इनकी हार होने लगी, और जब हार होने लगी तो 1779 में मद्रास की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को, मद्रास की संधि, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और इस मद्रास की संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद देखेंगे मद्रास की संधि के तहत जो है अंग्रेज जो है वादा करते हैं कि जब भी जो है मैसूर पे कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे। लेकिन होता क्या है, होता यह है भैया कि जो मराठा होते हैं वो मराठा मैसूर पे आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेज जो है मैसूर की मदद नहीं करने जाते हैं, और इसीलिए जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है और उसके बीच अंग्रेज फिर छल पूर्वक जो है तीन पक्षी बनाते हैं, तीन पक्ष बनाते हैं, जैसे कि हैदराबाद का नवाब हैदराबाद प्लस मराठा प्लस अंग्रेज किससे लड़ते हैं, ये लड़ते हैं हैदर अली से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं, हैदर अली से लड़ते हैं, और ये हैदर अली से लड़ते हैं तो इनकी बुरी तरह हार होती है हैदर अली से, और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इस युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनकी जगह, इनकी गद्दी पर कौन बैठता है, टीपू सुल्तान बैठता है, और टीपू सुल्तान बैठने के बाद युद्ध को जारी करता है और मजबूती से लड़ता है। और इसके बाद 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के बाद इस युद्ध को समाप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब टीपू सुल्तान का थोड़ा व्यक्तित्व तो समझ जाइए। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र होता है और यह स्वयं को अपने आप को फ्रांसीसी सेना का सदस्य बताता है, और यह फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान में अपने दूत भेजता था व्यापार के लिए। ये बड़ा अच्छा व्यक्ति था। और देखिए एक चीज और हम बता रहे, टीपू सुल्तान का एक योगदान देख लीजिए। भारतीय परंपरा में जो दलित थे, जो वंचित थे, उनके साथ इतना भेदभाव होता था कि साउथ में जब आप चले जाएंगे तो जो साउथ में महिलाएं होती थी, जो दलित महिलाएं होती थी, उनको अपना स्तन या ब्रेस्ट ढकने का अधिकार नहीं था, और जो महिला अपना स्तन ढकता था उसको टैक्स देना पड़ता था। और उसमें भी एक नियम कि जिस महिला का जितना बड़ा स्तन उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इतने जाहिल यहाँ के ब्राह्मण पंडित थे भारत, ठीक है, और जो वहां पे टैक्स लगाते। अब क्या है कि टीपू सुल्तान कहता था, अरे भैया ये कैसा अमानवीय व्यवहार तुम कर रहे हो, भाई किसी के जाति के आधार पर उसको सम्मान अपमान कर रहे हो, कौन सा। तो ये टीपू सुल्तान क्या करता था कि ऐसे उन सभी ब्राह्मणों को जो दलितों महिलाओं को के ऊपर अत्याचार करते थे, उनके टैक्स, उनके स्तन ढकने के लिए ब्रेस्ट टैक्स लगाते थे, उनको वो जिंदा पीपल के पेड़ पे लटकवा देता था। कितना बढ़िया काम करता था कि जो कोई अन्याय करता था तो उसको उसी भाषा में जवाब देता था। यही कारण है कि भारत के अधिकतर ब्राह्मण जो है टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं वास्तविकता कि टीपू सुल्तान ने भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए क्या योगदान और क्या बलिदान दिया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, और यह व्यक्ति जो है अपनी सेना को जो है पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जो है उनको जो है यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक राकेट तोप का प्रशिक्षण करवाता था।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी सेना को मजबूत करता था। उसके बाद देखिए इसको मैसूर का शेर भी कहते थे। अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण ये होता है कि एक बार जो है अंग्रेज अपने सहयोगी मित्रों का सूची जारी करते हैं जिसमें टीपू सुल्तान का नाम नहीं होता है। तो टीपू सुल्तान इससे नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद जो है क्या करते हैं, टीपू सुल्तान क्या करते हैं, जाते हैं श्रीरंगपट्टम में अपना कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद जो है कार्नवालिस से इनका युद्ध होता है और बुरी तरह उसमें जो है क्या करते हैं, हार जाते हैं। क्या होता है, उसमें हार जाते हैं और हारने के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ती है और उसमें से आधा राज्य जो है अंग्रेजों को जो है टीपू सुल्तान अपना देते हैं। उसके बाद जब तक अपना आधा राज्य और पैसे नहीं दिए थे, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंधक बना लिया था और इस तरीके से मैसूर आर्थिक रूप से जो है बुरी तरीके से टूट गया और कमजोर पड़ गया। उसके बाद देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब क्या होता है कि वेल्जली ने, एक जो हमारे गवर्नर थे वेल्जली, वो क्या करते हैं टीपू सुल्तान के साथ सहायक संधि का ऑफर देते हैं और टीपू सुल्तान इसको अपना अपमान समझकर मना कर देते हैं और इसी बीच में जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है और 1799 में जो टीपू सुल्तान ने बेचारे युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं और इस तरीके से मैसूर जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश का गुलाम हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश मराठा संघर्ष। देखिए जो मराठा अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे उन्होंने पे कहा आया था, देख लीजिए जरा, देखिए देखेंगे क्या होता है। मराठा जो थे आपस में लड़ रहे थे, कैसे लड़ रहे थे समझिए। देखिए जो मराठा साम्राज्य था ना, मराठा पूरा, उस मराठा में कौन कौन था, होलकर था, होलकर, सिंधिया, ठीक है, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, ये मराठों में अलग अलग ये वर्ग के लोग थे। अब इन लोगों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। जब वर्चस्व की लड़ाई होने लगी तो उसमें जो पेशवा था, मराठा प्रशासन का सबसे मुख्य प्रधानमंत्री जो होता है पेशवा होता था। जो पेशवा था, पेशवा होता है, पेशवा हार जाता है, होलकरों से हार जाता है। होलकरों से हारने के बाद वो सहायता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो जो अंग्रेजों के पास जाता है तो अंग्रेज क्या सोचते हैं, चलो भैया बड़ा अच्छा ऑफर आया है, फूट डालो, राज करो। तो उन्होंने होलकरों मराठाओं के बीच में फूट डालने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। अब देखिए रघुनाथ राव जो पेशवा के क्रम में आता था, रघुनाथ राव, जब इससे इसकी पेशवाई छीनी जाती है तो यह अंग्रेजों के पास चला जाता है और अंग्रेज इसी आधार पर जो क्या करते हैं, मराठों से युद्ध लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं कि रघुनाथ राव को नवाब बनाया, पेशवा बनाया जाए। उनका मानना यह था कि रघुनाथ राव को अगर पेशवा हम बना देंगे तो मराठा साम्राज्य में भी हमें लूट करने की छूट मिल जाएगी। लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है ये बड़ा चैलेंज करते थे, इसीलिए सालबाई के संधि के तहत दोनों पक्ष आपस में समझौता करते। उसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता क्या है, देखिए पेशवा बाजीराव का होलकर से युद्ध होता है और पेशवा बाजीराव जो पुनः अंग्रेजों के पास भाग कर जाता है और इसके बाद जो है बेसिन की संधि सहायक संधि कर लेता है। सहायक संधि का मतलब क्या होता है कि मराठों को अपने पास अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा, अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा। इसीलिए इस अपमान के लिए इस अपमान से बचने के लिए मराठों का अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसको आगे चलकर इसको समाप्त किया गया किसी तरीके से। फिर उसके बाद जो है 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, कैसे होता है, आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी जिसमें जो लूट माट करने वाले जो लोग होते हैं उसको पिंडारी कहते हैं। वो पिंडारी असल में मराठाओं के साम्राज्य से आते थे। तो ये पिंडारी अक्सर अंग्रेजों को लूटपाट करते थे। तो जो क्या थे भैया, उस समय कौन था, उसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। उसने यह कहा, मराठों का आरोप लगाया कि जो पिंडारी है उनका तुम संरक्षण कर रहे हो और इसलिए वो अंग्रेजों को लूटमाट कर रहे हैं। तो यह पिंडारियों का आक्रमण
जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो नींव पड़ता है और इसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और उसका परिणाम यह होता है कि जो अंतिम पेशवा होते हैं, जो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा होते हैं मराठा का, उनको बिट्ठू कानपुर के पास बिट्ठू भेज दिया जाता है और वहां पे मराठा साम्राज्य समाप्त करके सिर्फ उनको पेंशन भोगी बना दिया जाता है। तो यह जो है मराठा साम्राज्य का, आप देख सकते हैं कैसे मराठाओं को जीता। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश सिख संघर्ष, यानी कि जो पंजाब को जीता था, कैसे जीता था। देखिए पंजाब में, पंजाब जो जम्मू कश्मीर, लाहौर, पाकिस्तान और ये पूरा पाकिस्तान का आधा क्षेत्र था, ये सारे मिलकर पंजाब थे। वर्तमान का भी पंजाब नहीं, जब आप पूर्व का जो है अखंड भारत का पंजाब देखेंगे तो उसमें पूरा पाकिस्तान शामिल था। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे जो महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह पूरे एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सेना अपने पास, संगठन सेना अपने पास रखते थे। एशिया में इनसे बड़ी सेना किसी के पास नहीं थी, यहाँ तक कि अंग्रेजों के पास नहीं थी। इसीलिए जो है हमेशा रणजीत सिंह से जो है अंग्रेज डरते थे और उनको एक बफर के रूप में इस्तेमाल करते थे। बफर का मतलब क्या था, वहां से फिर अफगानों का रूल स्टार्ट हो जाता था, ठीक है, ईरान का रूल स्टार्ट हो जाता था। तो इसीलिए इनको ये रखते थे कि उनके बाउंड्री को पार करके अफगान या ईरान भारत में नहीं आएंगे, अब विदेशी भारत में नहीं आएंगे, इसलिए इनको बफर के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और इनके साथ जो है अमृतसर की संधि करते हैं 1809 में और यह कहते हैं कि हम आपकी जो है बॉर्डर है उसका सम्मान करेंगे, आप भी हमारे बॉर्डर का सम्मान करिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग जब जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है इनके सेना में बगावत हो जाती है, इनके शासन प्रशासन में बगावत होती है। इनके जो वारिस होते हैं उनको आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर जो आंग्ल है, जो अंग्रेज है, उसमें जो है हस्तक्षेप करने का इनको मौका मिलता है। और जब ये हस्तक्षेप करते हैं तो उसी समय जो है जो सिख के सेनापति थे लाल सिंह और तेज सिंह, इन्होंने गद्दारी करके अकुशल सेनाओं को युद्ध में उतार दिया, जिसमें व्यापक स्तर पर सिखों की हत्या कर दी गई। उसके बाद लाहौर संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाता है और पंजाब पे हर्जाना लगाया जाता है और साथ में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। वही कश्मीर जिसपे आज पाकिस्तान अपना दावा करता है, उसको कौन खरीदा था? गुलाब सिंह ने खरीदा था। उसके बाद जो रणजीत सिंह का सबसे छोटा उत्तराधिकारी था दिलीप सिंह को, उनकी माता को संरक्षण बना के, रानी जिंदल को के संरक्षण में दिलीप सिंह को वहां का नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद क्या है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में होता है। मुल्तान का विद्रोह, सिखों में अंग्रेजों के प्रभुत्व के लिए अपमान, जिससे कि जो अंग्रेज होते हैं वो अपने बयानबाजी में सिखों का अपमान कर देते हैं, तो इसीलिए सिखों और अंग्रेजों में पुनः युद्ध होता है। मुल्तान में युद्ध होता है, चिलियावाला की लड़ाई होती है और उसके बाद पंजाब को पूरी तरीके से अंग्रेज अपने में विलय कर लेते हैं और साथ में जो कोहिनूर हीरा था उसको महारानी एलिजाबेथ के पास पहुंचा देते हैं। और जो महाराणा दिलीप सिंह थे, जो छोटे थे, उनको हमेशा के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। तो यह है भारत में अंग्रेजों के विजय की नीतियां। उसके बाद अन्य जो नीतियां जिसके तहत अन्य राज्य गुलाम हुए उसको समझ लेते हैं। अंग्रेजों के तहत एक आता है सहायक संधि। सहायक संधि कौन स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। उसके तहत क्या होता है, राजाओं को अपने देश, अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को रखना होता था जो उसके राज्य की रक्षा करते थे। और इसके तहत क्या है, हैदराबाद रखने वाला पहला राज्य था। हैदराबाद, मैसूर, अवध इसके शिकार बने। उसके बाद होता है व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि इसको शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी में, यानी कि जिन राजाओं के पास अपना पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होता था उनके ऊपर यह व्यपगत का सिद्धांत लागू होता था। इसीलिए और झांसी की रानी आप देखेंगे अपने पीठ के पीछे एक बच्चा बांधकर लड़ती थी, असल में वो बच्चा एक दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था। और अंग्रेज इनके गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार नहीं मान रहे थे, इसलिए व्यपगत के सिद्धांत में झांसी की रानी अपने राज्य को बचाने के लिए जो है इसमें लड़ती है। तो इसमें देखिए सतारा, झांसी की रानी, नागपुर और नागपुर हड़प है। अब हम देखेंगे कुशासन का आरोप।
अब लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर अवध के नवाब को वाजिद अली को है अपने में विलय कर लिया। तो निम्न नीतियों के तहत जो है भारत पे अंग्रेज जो है विजय किए, गुलाम बनाए, और यहीं से 1857 के विद्रोह की नींव पड़ती है। तो अगली वीडियो में हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। तो ऐसे ही यूपी पेट की तैयारी करने के लिए, जीएस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।